तो आप लोगों को समझ में आ गया जहाँ तक पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब जरा बात करते हैं माय डियर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के और उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि एटॉमिक फैक्टर पैकिंग फैक्टर क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। तो देखिए सबसे बड़ा, आप मुझे बताइए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में रहेंगे उनका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या आपको लगता है कि उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी? तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। और जितनी कम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रहेगा, क्या उसके अंदर एटम्स कम और वॉइड्स ज़्यादा रहेंगे? तो उसके अंदर खाली वॉइड्स माने खाली जगह ज़्यादा रहेगी, है ना, ठीक है। अब माय डियर क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो वॉइड्स जो है ना, ये जो वॉइड्स होता है ना, ये एक्ट करता है एज अ डिसकंटिन्यूटी, है ना। एंड दे ऑल्सो क्रिएट, ठीक है, दे आर व्हाट, नो रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, वॉइड्स जो होता है ना, वॉइड्स क्योंकि दे क्रिएट डिसकंटिन्यूटी, हेंस दे क्रिएट नो रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स। सो बेसिकली उसके अलावा क्या हो सकता है, क्रैक प्रोपोगेशन ना, क्रैक फॉर्मेशन और प्रोपोगेशन टेंडेंसी क्या होती है इनमें केस में हाई होती है। जो कि मटेरियल्स कौन से होते हैं जिनमें वॉइड्स ज़्यादा होता है, तो उनमें ब्रिटलनेस की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वॉट, जिनमें वॉइड्स कम होते हैं। वॉइड्स कम होते हैं मतलब पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होता है। तो माय डियर हमने देखा था एफसीसी में पैकिंग फैक्टर ज़्यादा था 0.74, ध्यान है, तो उनमें वॉइड्स कम थे रिलेटिवली, तो इसलिए वो मटेरियल आपको ज़्यादातर डक्टाइल दिखेंगे, ब्रिटल कम, है ना। अरे ध्यान है एफसीसी में ज़्यादातर मटेरियल डक्टाइल थे, जबकि एफसीसी जिसमें पैकिंग फैक्टर कम था जैसे बीसीसी, तो वो ज़्यादातर अपने मटेरियल ब्रिटल थे, ध्यान आ रहा है, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, लाइक दैट। सो लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मीन्स ब्रिटलनेस। तो लो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर माने कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो ब्रिटलनेस को दिखाएगा, ब्रिटलनेस होगी मतलब हार्डनेस कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा, है ना। सो बीसीसी मटेरियल आर जनरली ब्रिटल एंड एफसीसी मटेरियल्स आर जनरली डक्टाइल, ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो एटॉमिक फैक्टर जितना कम उतने वॉइड्स ज़्यादा, ऑब्वियसली क्योंकि एटम्स का कंट्रीब्यूशन कम, तो एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस है वो ज़्यादा। सो देयरफॉर इट क्रिएट्स व्हाट, इंटरस्टिशियल स्पेस फॉर अलाउइंग एलिमेंट्स। तो माय डियर ये एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इसीलिए दिया था कि ये जो टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ये सब कार्बाइड इजीली क्यों बनाते हैं, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। सो देयरफॉर ये कार्बन को इसलिए इतना प्यार करते हैं, एक तो कार्बन खुद अपने आप में था छुटकू, है ना, तो वो आसानी से वॉइड्स में आ जाएगा। सो देयरफॉर इट हैज गॉट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अलाउइंग एलिमेंट। सो इट हैज गॉट वेरी हाई सॉल्युबिलिटी, जिनका वॉइड्स ज्यादा होते हैं या फिर जिनका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, पैकिंग एफिशिएंसी कम रहती है, ठीक है, राइट। बिग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जल्दी से। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द मटेरियल? तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलता है इन द एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द मटेरियल्स, है ना। तो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बीसीसी से एफसीसी और एफसीसी से एचसीपी कुछ और हो गया, तो क्रिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हर चीज बदल रही है। देखो बीसीसी से एफसीसी, A/R रेशियो बीसीसी में 4 कितना था, 4R इज इक्वल टू √3A, है ना। तो A इज इक्वल्स टू √3/4R। अरे यहाँ तक ठीक है, अरे 4R इक्वल टू √3A, सो R इक्वल्स टू √3/4A, जबकि 4R इज इक्वल टू √2A किसमें होता है, एफसीसी में, तो A/R रेशियो बदल गया। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल भी चेंज हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हुआ, बीसीसी 8 था, एफसीसी 12 हो गया, और सो एटॉमिक फैक्टर हमेशा वो भी चेंज होगा। तो देखो कितना कुछ बदलाव देखते हैं। A/R रेशियो अगर मान लो बढ़ा, तो A/R रेशियो कैसे बढ़ेगा, जब आप A को बढ़ा देंगे, रेडियस ऑफ द एटम कम कर देंगे, राइट। तो क्या आपको लगता है कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, A³, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब जब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल बढ़ा, तो उससे माय डियर एटम्स क्या थोड़े दूर जाने लगे, तो उनमें वॉइड्स ज्यादा क्रिएट होने लगे, तो उनमें डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हो गए ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं पैकिंग फैक्टर बढ़ रहा है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पर यूनिट सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पर सेल बढ़ रहा है, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों हो रही है माय डियर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या, तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब वो जिसके जो एटम्स, जिसके जितने ज्यादा एटम से घिरा रहेगा वो इजीली इसको मूव नहीं करने देगा ना, बहुत प्यार करते हैं उससे, मैंने बताया। सो मोर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉन्ड पर यूनिट एटम आल्सो इंक्रीजेस, राइट। बॉन्ड उतना बढ़ेगा, जितना बॉन्ड बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगा, तो यंग्स मॉडुलस भी बढ़ेगा। तो वही मैंने कहा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बात सही है नहीं? अरे यंग्स मॉडुलस यील्ड स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बता रहे ना, ठीक है।
तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ा तो वॉइड कम हुआ। माय डियर अगर वॉइड कम हुआ, अब ये मैंने आपको बताया वॉइड जो है ना एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी का काम करते, तो अगर डिसकंटिन्यूटी कम हुआ माय डियर, ठीक है, तो इसीलिए भी माय डियर मूवमेंट ऑफ द एटम्स होते हैं ईजी। तो इसीलिए मैंने फिर कह रहा हूँ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जिनका ज्यादा होता है उनकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें इजीली मूवमेंट ऑफ एटम्स हो सकता है या फिर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स हो सकता है, समझे अब। तो उसमें क्या होगा, क्रैक फॉर्मेशन कम होगा। क्यों क्रैक फॉर्मेशन कम होगा? क्योंकि वॉइड्स कम है, तो इसलिए उनमें क्या है, डक्टिलिटी कम ज्यादा है, ब्रिटलनेस कम है, ठीक है, छुप गया है, ब्रिटलनेस कम है, डिक्रीज। नेक्स्ट कम टू मिलर इंडेक्स, माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन फॉर ऑब्जेक्टिव बोथ, और कन्वेंशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट। मिलर इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रैशनलाइज्ड रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट टेकन अलोंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। जैसे इस केस में बात करूं तो x, y एंड z, दीज आर द व्हाट 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट विदाउट अ सेपरेटिंग कॉमा बिटवीन देम। देखिए माय डियर, एक तो क्या होता है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में जो नंबर डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है? अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 3 डायमेंशन, इट डिनोट्स व्हाट, जिसका हम कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है? इट्स पोजीशन। तो माय डियर ये भी कहीं ना कहीं पोजीशन डिनोट करता है बट इन अ अदर वे। लेकिन माय डियर मिलर इंडेक्स सिर्फ पॉइंट का ही नहीं, प्लेन का भी हो सकता है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रैशनलाइज्ड रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ये क्यूब दिख रहा है आपको, दिखा? अब देखो मुझे मिलर इंडेक्स सपोज निकालना है ABCD का। अभी जो लैंग्वेज पढ़ी ना ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड, ये अब समझाता हूं मैं। ABCD प्लेन ये दिखाई दे रहा है। ABCD प्लेन की खासियत क्या है? इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू X एक्सिस। समझ आ रहा है बात कि नहीं? राइट। अच्छा, ABCD प्लेन क्या X एक्सिस को काट रहा है? यस। X एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिखाई दिया आपको, तो देखो OD आपको इंटरसेप्ट दिखाई। लेट अस टेक इट एज यूनिट इंटरसेप्ट, ठीक है, लेट अस टेक इट एज यूनिट इंटरसेप्ट। बेसिकली यूनिट सेल की बात करें तो लेट अस टेक यूनिट डायमेंशन, ठीक है। वहीं इसका Y और Z पे इंटरसेप्ट क्या है? इन्फिनिटी। तो ये क्लियर हुआ, Y और Z पे इंटरसेप्ट नहीं है ना भाई, तो वो इन्फिनिटी तो हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरसेप्ट का लेंगे रेसिप्रोकल, तो 1 का तो 1 ही रहा, इन्फिनिटी का क्या हो गया? 0 0, ठीक है। अच्छा माय डियर सिर्फ इतना ही नहीं करना है, सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको इसके अलावा रैशनलाइजिंग भी करना है, ठीक है। अब देखो रैशनलाइजिंग यहां से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। इसी में दे रखा है, हाँ यस दे रखा है। देखो सपोज एक कोऑर्डिनेट होता है, सपोज XYZ इंटरसेप्ट 2 3 4 है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए EDG, ये वाला प्लेन, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। हालांकि ये माय डियर इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, हर एक साइड की लेंथ क्या है? √2 है। तो चलो मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये कल को इंटरसेप्ट 1 0 0 ना होके 1 इन्फिनिटी ना होके 2 3 4 होता, लेट अस टेक, ठीक है। तो पहला स्टेप रैशनलाइज, सॉरी रेसिप्रोकल, तो इनका उल्टा कर दो, 1/2 1/3 1/4। अब रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है माय डियर? आप क्या करेंगे, इन तीनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आता है? 12 एलसीएम आता है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12, मल्टीप्लाई ईच रेसिप्रोकल्स विथ 10 12, तो दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। मतलब हम इसको इंटीजर फॉर्म में बनाना है ना, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, उसको इंटीजर फॉर्म में लिखना है। तो 2 3 4 का अपना एलसीएम क्या आता है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मिलर इंडेक्स। ये मिलर इंडेक्स होता है और इसको हम ऐसे लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर विदाउट कॉमा। अब बात समझे? चलिए आगे और भी एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप देखो, ठीक है। चलो मैं EGD का लेता हूं, बाकी ये दो समझ जाओगे। EGD का लेता हूं, देखो EGD जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है और इक्विलैटरल दिख रहा है, राइट। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट बोल रहा हूं मैं, इंटरसेप्ट बिल्कुल 1 0 0, सॉरी एक्स पे ये रहा है, तो एक्स पे 1 है, वाई पे 1 है, जेड पे 1 है, क्योंकि मैंने कहा आपको क्यूब है यूनिट लेंथ का। तो दिस इज 1, OD इक्वल टू 1, OG इक्वल टू 1 एंड देन O इक्वल टू 1, समझे। तो एक्स और वाई जेड पे इंटरसेप्ट 1 1 1, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया फिर 1, रैशनलाइज किया तो भी 1, तो इसका मिलर इंडेक्स क्या आ गया? 1 1 1 एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से तो इंटरसेप्ट माय डियर कैन नेवर बी जीरो, इंटरसेप्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
ठीक है, इंटरसेप्ट जीरो का तो एक ही मतलब है, ओरिजिन ऑन द प्लेन, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, राइट। और अगर ऐसा होता है मान लो, तो उसका सोल्यूशन क्या है, शिफ्ट द ओरिजिन, आपको ओरिजिन को शिफ्ट कर देना पड़ेगा। ओरिजिन शुड नेवर बी ऑन द प्लेन, ध्यान रखना, कभी भी ओरिजिन जो है प्लेन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे माय डियर एक एग्जांपल लूं मैं, ये वाला प्लेन देखो EFHO, अब क्या इस पे ओरिजिन आ गया, बिल्कुल यहां पे ओरिजिन आ गया। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन है इसका, आपको ओरिजिन को ही चेंज करना पड़ेगा, चेंज द ओरिजिन। ठीक है, अगर ओरिजिन उस प्लेन पे आ रहा है तो यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज द ओरिजिन। और माय डियर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, ओरिजिन उससे दूर ही होगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलर इंडिस, मिलर इंडिस क्लियर हो गया ना किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू एन एक्सिस, अच्छा एक चीज बताता हूं, ABCD किस एक्सिस के पैरेलल है, किस प्लेन के पैरेलल है बताओ, YZ प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, और किसी एक्सिस के पैरेलल है, Y और Z एक्सिस दोनों के पैरेलल है ना यार। तो व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू एन एक्सिस, इट्स मिलर इंडिस ऑन दैट एक्सिस इज व्हाट, 0। ठीक है, इट्स मिलर इंडिस ऑन दैट एक्सिस व्हाट, 0। चलो इसका प्रत्यक्ष एग्जांपल दे दूं, देखो इधर देखो इसी का एग्जांपल को, ये वाला जो एक्सिस है ABCD, अरे यार मैं चलो शेड कर दे रहा हूं, बाकी लोग बहुत लोगों के मुंह सूझ रहे होंगे, अरे यार क्या बात कर रहे हैं सर, फटाफट फटाफट। अब शेड कर दिया, अब दिख रहा है, ये प्लेन दिखा ABCD। ठीक है, अब जो है ये किस किस एक्सिस के पैरेलल है, YZ के पैरेलल है कि नहीं, अरे जिस पे इंटरसेप्ट नहीं उसके पैरेलल है, जिस एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं उसके पैरेलल है। ठीक है, तो YZ के अलोंग मिलर इंडिस क्या आना चाहिए, 0 0। तो देखो दिखाई दिया, बिल्कुल वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है। टू पैरेलल प्लेन्स विल हैव क्वांटिटेटिवली विल हैव द सेम मिलर इंडिस एक्सेप्ट फॉर द अर्थमेटिक साइन ऑफ द नॉन जीरो इंडेक्स। टू पैरेलल प्लेन्स, बहुत ध्यान सुनना, दो पैरेलल प्लेन विल हैव क्वांटिटेटिवली विल हैव द सेम मिलर इंडेक्स एक्सेप्ट फॉर द अरिथमेटिक साइन ऑफ द नॉन जीरो इंडेक्स। मतलब क्या है, नॉन जीरो मतलब ये जो नॉन जीरो वैल्यू है बस इसका साइन चेंज हो सकता है, बाकी जो है साइन चेंज हो सकता है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक प्लेन मैं रैंडमली चलो ऐसे बना देता हूं, आधा दिखा ऐसे, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे, तो अब इसका माय डियर मिलर इंडेक्स पता है क्या हो जाएगा, बता सकते हो। अब इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, 1 के बजाय हाफ हो गया ना, तो मिलर इंडेक्स क्या हो जाएगा अब की बार, बिल्कुल 2 0 0। सिंपल, देखो बिना पेन पेपर उठाए बता दिया, 2 0 0 इस वाले प्लेन का जो ब्लू से बनाया। क्लियर हुआ, इजी है कि नहीं। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे मिलर इंडेक्स को। ठीक है, आप पॉइंट का भी, पॉइंट हो चाहे प्लेन हो, तरीका सेम रहेगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, और ये आई थिंक आपने 11th-12th की मैथ्स में भी कर रखा होगा, खास करके वेक्टर्स में। मतलब जो दो प्लेन होते हैं, ठीक है, जो दो प्लेन होते हैं वो परपेंडिकुलर कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये तो काफी बार पढ़ रखा होगा वेक्टर्स में। तो ये देखो h1 h2 x कॉम्पोनेंट प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 विल बी व्हाट, 0। सिंपल बेसिक वेक्टर्स। द एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कैसे निकालते, याद आ गया, कॉस वाला फॉर्मूला याद है, कॉस ऑफ द बोथ द, बिल्कुल कोसाइन जो होता है ना, कोसाइंस, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कोसाइंस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू कोसाइंस। तो पहला का कोसाइन क्या है, h1 अपॉन रूट ओवर h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, फिर k1 प्लस l1। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनता है, h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइड बाय व्हाट, रूट ऑफ दिस। ठीक है, ये माय डियर प्लस नहीं है यार, हे भगवान, अरे प्लस नहीं है बीच में, ये है इनटू, इसको करेक्ट कर लो, ये इनटू है, इनटू प्रोडक्ट है ये। चलो पैरेंथेसिस में डाल देता हूं। ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। फिर कह रहा हूं कनेक्शन कर लो, यहां पर इनटू है ये, दिस इज इनटू, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, इनटू है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। Planes having lower indices are far away from the origin than those having high indices. ठीक है, राइट, ओके।